वेलकम टू आईएएस फाउंडेशन। जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान के अध्याय 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। और हम लोग देखेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार और उनके मुख्य तत्व के बारे में हम लोग जब इस पाठ को पढ़ेंगे तो इस पाठ में आइए जानते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे। इस पाठ में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों पॉइंट को ध्यान दें। लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व बातों के बारे में पढ़ेंगे। हम इन लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार शामिल हैं। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था न होता तो क्या होता। आइए जानने के लिए दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली माया की कहानी पढ़ें। देखिए, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसमें औपचारिक तौर से वो लोकतांत्रिक सरकार किस तरह काम करती है और हमें किस तरह प्रभावित करती है, उनकी मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे उसकी भागीदारी क्या है, समस्याओं का समाधान कैसे करती है, समानता एवं न्याय के विचार शामिल हैं। ये सभी लोग जो है न्याय विचार लोकतांत्रिक व्यवस्था सफल कैसे बनाते हैं। तो जैसा कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये एक दक्षिण अफ्रीका की कहानी से शुरुआत करते हैं। इन आपके पास मैप होगा तो ये दक्षिण अफ्रीका का आप देख लीजिए। दक्षिण अफ्रीका का मैप वर्ल्ड में कहाँ पे है। और दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। जी हाँ, इसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, पीटी में पूछ सकता है कि ह्यूमन ओरिजिन कहाँ कहाँ डेवलप हुआ, तो वो है दक्षिण अफ्रीका में। और यहाँ कई प्रजाति के लोग रहते हैं, श्वेत, गोरे, अश्वेत, काले, जिसका तत्वों का रंग सांवला है जैसे भारतीय। यहाँ पे कई रंगों के लोग भी जो है वो रहते हैं, जैसे कि सांवला रंग का, काला रंग का, और हमारे देश में भी रहते हैं। जोहान्सनबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिणी अफ्रीकी लड़की, ये 11 वर्ष जोहान्सनबर्ग वहाँ जगह का नाम आपको कमेंट करके बताइए आपको इसकी कैपिटल क्या है और ये किस स्टेट में। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू ने एक दिन पुराने बक्से की सफाई में अपनी माँ की मदद कर रही थी। एक रजिस्टर स्क्रैप बुक जो होता है, स्क्रैप बुक मिला जो अखबार के कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। स्क्रैप बुक तो आप लोग जानते होंगे, जब हम लोग बच्चे थे क्लास में तो प्रोजेक्ट मिलता था हम लोग उसमें अखबार का कटिंग तो फिर या किसी प्रोजेक्ट वर्क उसमें चिपका के या पेस्ट करके सबमिट किया करते थे। उनमें एक 15 साल की स्कूल जाने वाली लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम हेक्टर पीटरसन था। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा क्यों। देखिए, जब वो उस बुक को देख रही थी तो वहाँ पे एक कट पीस चिपका हुआ था न्यूज़पेपर का, तो जिसमें हेक्टर पीटरसन नाम का एक आदमी का फ़ोटो था। इसको पुलिस ने गोली मार दी। माया ने को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा क्यों। वो भी मात्र 15 साल के बच्चे को। अब आगे नहीं हो रहा था रंग भेद कानून। सॉरी। माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानून का शासित था। ठीक है, पहले दक्षिण अफ्रीका में ही जो सबसे पहले ब्लैक एंड वाइटिश रूल था, या फिर ब्लैक एंड वाइट वाला जो डिस्क्रिमिनेशन होता था वो पहले साउथ अफ्रीका में था, जहाँ से नेल्सन मंडेला और गांधी जी ने इन सबको ख़त्म किया था। जो गांधी जी गए थे, रंग भेद का कानून था, शासित था। रंग भेद का मतलब है त्वचा चमड़ी का रंग के आधार पर, यानी किसी के कलर के आधार पर अलग अलग समूह में बटी हुई थी। कोई वाइट रंग का और काला रंग का अलग अलग समूह में हर जगह जो है बटी हुई थी। एक जिस तरह आज हमारे देश में बटा हुआ है हिंदू मुस्लिम तो, या फिर सिख
सिख, हिंदू, इस तरह से वहाँ भी था। वहाँ बट ब्लैक एंड वाइटिस्ट का था। तो वहाँ कानूनों के मुताबिक श्वेत अश्वेत, ठीक है, भारतीय और अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। भारतीय और अन्य किसी दूसरे देश के लोगों को वहाँ के आदमी से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं को इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंग भेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। माया की माँ की आवाज़ में बहुत गुस्सा था इस बात से कि यहाँ रंग भेद का कानून है। उन्होंने बताया कि श्वेत अश्वेत लोगों ने अस्पताल अलग अलग होते थे, यानी दो हॉस्पिटल, एक ब्लैकिश का और एक वाइट का हॉस्पिटल हुआ करता था, अलग अलग हॉस्पिटल हुआ था। अस्पताल की गाड़ियाँ भी अलग थी। श्वेत लोगों के लिए अस्पताल की गाड़ियों की ज़रूरतों के सामान से सुसज्जित होती थी, जबकि अश्वेत लोगों की गाड़ियाँ भी उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। के लिए रेल एवं बस अलग अलग होती थी, यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग अलग होती थी। इमेजिन कीजिए कि आपके साथ इतनी डिस्क्रिप्शन इस हद तक चले गया था कि हॉस्पिटल भी अलग, हॉस्पिटल की गाड़ियाँ भी अलग, रेल भी अलग, बस स्टैंड भी अलग, इवन कि बीच जो होता था जब समुद्र के किनारे बीच, वो भी अलग हुआ करता था उस ज़माने में। अश्वेत लोगों को वोट देने की भी इजाज़त नहीं थी, यानी देखा जाए तो ये कहीं से भी इंडिपेंडेंट नहीं था। अच्छा, श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी। हाँ, जिस तरह हमारे देश में आरक्षण का मामला चल रहा है उसी तरह वहाँ भी श्वेत वाइटिश के लिए आरक्षण का प्रावधान था। खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी और कर भी ज़्यादा देना पड़ता था। इससे पता चलता था कि अश्वेत लोगों एवं भारतीय के श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता। इससे ये पता चलता था कि अश्वेत लोगों को एवं भारतीयों को श्वेतों के बराबर, अच्छा, वहाँ भारतीयों को भी ब्लैकिश में ही शामिल किया जाता था। तो दक्षिण अफ्रीका में 18वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी में अश्वेत और श्वेत का कानून था। डिस्क्रिमिनेशन बहुत इस हद तक था और भारतीय को भी श्वेत नहीं माना जाता था। उनके साथ भेदभाव किया जाता था। दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेंटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में जो है, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र बता दूँ, ये दक्षिणी और पश्चिमी, ये दक्षिणी और पश्चिमी यानी इस एरिया में, दक्षिण अफ्रीका के इस एरिया में अश्वेत लोग के लिए ही रहने का स्थान, मतलब जगह था, जहाँ शहर था जहाँ पर अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। हेक्टर पीटरसन वहाँ का एक निवासी था। वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। कौन अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थी इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, और भी जो हेक्टर को और उसके स्कूल के अन्य विद्यार्थियों को इस भाषा सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था। वह अपनी भाषा जूलू सीखना चाहता था, उसके पास इंडिपेंडेंस नहीं था। वह अपनी भाषा जूलू सीखना चाहता था। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका ने पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा। भीड़ पर गोलियां बरसाई। उनमें एक गोली हेक्टर को लगी और वह मर गया। देखिए, हमारे देश में आप कितना भी विरोध कर सकते हैं, खुल के प्रधानमंत्री का, मंत्री का, किसी का भी आप विरोध खुल के कर सकते थे, लेकिन चूँकि साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंट नहीं था तो वहाँ उन लोगों को जबरन ऑफिशियल लैंग्वेज भी सिखाया जाता था और जबरन, और अगर आप उसका विरोध कीजिएगा तो उन पर भी लाठी चार्ज वगैरह वगैरह गोली भी चलती थी। तो अगर और वहाँ अगर हमारे देश में इंडिपेंडेंट, हम किसी भी लैंग्वेज में यूपीएससी दे सकते हैं। और जब इमेजिन कीजिए कहीं ऐसा हो कि यूपीएससी हम सिर्फ हिंदी मीडियम के बच्चे देंगे, मज़ा आ जाएगा ना। तो उसी तरह वहाँ पर जो भाषा था वो उनके जो अफ्रीकांस भाषा बोलते थे, अफ्रीकांस भाषा जो थी वो श्वेत लोगों के लिए थे। और हेक्टर पीटरसन वो जूलू सीखना चाहता था, लेकिन उन पर दबाव बनाया जा रहा था। और जब उन्होंने इस बात का विरोध किया तो 16 जून 1976 की ये घटना है।
अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया, अतः 1994 उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक बना। तब से प्रजातियों के लोग में बराबर माना जाने लगा। देखिए, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में जब पढ़िएगा अगर आप, तो ये इसका लंबा कहानी है, बट यहाँ एक संक्षेप से एक छोटा सा है कि 1994 जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पोटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो 1994 में अफ्रीका को इंडिपेंडेंस मिली बाय द नेल्सन मंडेला। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार ने लोकतांत्रिक होने के लिए हमारी क्या मतलब है। देखिए, यहाँ तो हम समझ गए कि अफ्रीका जो है उस टाइम में श्वेत और अश्वेत के बीच में भेदभाव था, जिससे नेल्सन मंडेला, गांधी जी और कई लीडर्स ने, जाने माने लीडर्स, लड़ते 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 1994 में आज़ादी मिल गई। अब हम समझेंगे कि सरकार के को लोकतंत्र में जो है, लोकतंत्र में हमारे लिए क्या भूमिका है। तो भागीदारी की बात कर लें अगर हम, हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव होते हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ एक चुनाव आयोग है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है। ठीक है, आपने पिछले पार्ट में पढ़ा ही है कि लोकतांत्रिक में निर्णय लेने हैं, वोट देने, चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। हम लोग चुनाव में वोट देकर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। ये मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे। अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें, भागीदारी की बात करें, तो सरकार के तत्व में हम सबसे पहली बात तो इलेक्शन लड़ सकते हैं। कोई भी आदमी जो 25 साल का हो, दिवालिया ना हो और भारत का नागरिक हो, इलेक्शन लड़ भी सकता है और वोट दे भी सकता है। हर आदमी के पास 18 साल से ऊपर है, वो वोट देने का अधिकार रखता है। हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि हमारे तरफ से प्रतिनिधित्व करके यह निर्णय लेते हैं कि जो लोगों की आकांक्षाएँ और लक्ष्य को पूरा किया जाए। ये हमारी भागीदारी है। कुछ अखबार देखिए, उनमें ठीक है, चुनाव के सभी सरकार को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। सभी जो सरकार है उनको एक 5 साल के लिए ही चुना जाता है। ये अवधि 5 वर्ष अधिक है। देखिए, पीटी में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि प्रधानमंत्री की निश्चित समय कब तक है, तो निश्चित समय प्रधानमंत्री की नहीं होती, वो कभी भी डिजॉल्व हो सकता है। ये पूछ सकता है अधिकतम सीमा कितनी है, तब हम बोलेंगे कि 5 वर्ष की अधिकतम सीमा है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसके बारे में चुने। चुनाव के समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। चुनाव ही एक ऐसा समय है जब बड़े से बड़े नेता भी आके पैर पकड़ लेता है और गिड़गिड़ाने लगता है। तो ये हमें लगता है कि यार उस टाइम बड़ी अच्छी फीलिंग आती है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत महसूस, यही टाइम है जब हम लोग अपनी ताकत महसूस करते हैं लोकतंत्र में। इस तरह नियमित चुनाव होने से लोगों को सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। नियमित चुनाव होने से लोगों पर सरकार में नियंत्रण बना रहता है और सरकार तानाशाह नहीं बन पाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे भागीदारी के अन्य तरीके। चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों को भाग लेने के और कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उनकी आलोचना करके अभी अपनी भागीदारी निभाते हैं। अब देखिए, सरकार का विरोध करके, सरकार की आलोचना करके, या विपक्षी दल सरकार की आलोचना करते हैं, तो वो भी हम लिए क्या है, एक भागीदारी ही है। ज़रूरी नहीं है कि हम वोट देकर या कानून बनाने में ही भाग लेकर ही हम भागीदारी निभाएं। हम सरकार की आलोचना या सरकार की बड़ाई या सरकार के बारे में बोलकर भी हम उसमें भाग ले सकते हैं। ये एक प्यारा सा कार्टून दिख रहा है। हाल बुरा नहीं है, ज़रूरत पास के किसी गांव में नल से पानी आ रहा होगा। ज़रूर पास के किसी गांव से पानी आ रहा होगा। ये कार्टून का मतलब आप हमें समझाइए। ये कार्टून कहना क्या चाह रहा है? बड़ी अच्छी बात कही है। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये कार्टून कहना क्या चाह रहा है। लोग सरकार के कार्यों
अगस्त 2005 में जब खास सरकार के लोगों ने लैप कर रहा है अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार के बिजली का किराया बढ़ा दिया था, तभी लोगों ने अपना विरोध तीखे रूप में व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों ने मांग माननी पड़ी। देखिए यहाँ ये स्टेटमेंट कहना एक ही बात चाह रहा है कि अगस्त 2005 में जो है सरकार ने जब कानून बिजली का किराया बढ़ा दिया तो लोगों ने खूब विरोध किया और जुलूस निकाला, हस्ताक्षर अभियान चलाया, तो लोगों को मजबूरी अपना मांग सरकार को मानना पड़ा। अगर यही काम अगर हम अफ्रीका में कर देते उस टाइम तो शायद हम पे गोली चलती और हमें लाठी चार्ज हम पे होता। बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा, सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को ये समझा जाता है कि वह उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीक़ों से धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर आदि अभियान चलाकर इन्हें ये जो बातें गलत हैं उन्हें ये न्याय संगत नहीं है, उन्हें सामने लाया जा सकता है। अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने की भूमिका निभाती है। हमारा डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर जो मीडिया है वो भी हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट करती है और सरकार की जिम्मेदारियों पर खूब चर्चा करती है ना, पूछता है भारत। जहाँ ये सच है कि लोकतंत्र लोगों की भागीदारी का मौका देता है, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी का काफ़ी मौका मिलता है, चाहे वो विरोध करके हो या फिर कानून बना कर हो। वही ये सभी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को ये मौका नहीं मिल पाता। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका ये भी है कि वह आंदोलन करे जो सरकार के काम करने के तौर तरीके को चुनौती दे। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों को भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। अब मेंस में यह भी सवाल आ सकता है कि सरकार की भागीदारी, सरकार के अंगों, लोकतांत्रिक अंगों में हमारी क्या भागीदारी है, इनको विवेचना कीजिए। तो अगर आप क्लास में अभी पढ़े होंगे, अभी जिंदा होंगे, अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो आप ज़रूर आंसर कर ही देंगे। अगर देश के सभी लोग सजग और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश को कैसे चलाया जा सकता है तो देश की सरकार लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। अगली बार अगर हम अपने शहर, कस्बे या गांव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए देखें तो हमें एक क्षण रुक कर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए है, उनमें भाग लेने वाले कौन है और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें ये समझने कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। ओवरऑल ये कहना चाह रहा है कि हमारी जो भागीदारी है सरकार लोकतांत्रिक गणराज्य में, पहली बात कि हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। एक बात जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही है, हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं बाई इलेक्शन। और फिर दूसरी बात कि हम सरकार की आलोचना करते हैं, विवेचना करते हैं। और तीसरी बात यहाँ कहने के लास्ट में कोशिश किया जा रहा है कि लोकतंत्र में अगर हम जुलूस देखें या फिर कुछ देखें तो पता करें कि जुलूस क्या है और उसमें शामिल भी होने की कोशिश करें हद तक, और इससे हमें ये पता चलेगा कि सरकार हमारी कैसे काम करती है। विवादों का समाधान अपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं को समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह ये मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। देखिए, इसलिए जो है ये विवादों का समाधान कहना ये चाह रहा है कि अगर आपने माया की समस्याओं या कहानी को पढ़ा होगा तो उसके समाधान के लिए हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि एक डोमिनेंस हो जाता है, एक समूह ये मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, उचित है। भाई बहुत बोल रहा है, टपका देते हैं। तो इसलिए अब जो है विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृति, धर्मों, क्षेत्रों, आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते। विवाद तभी उत्पन्न होता है जब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, स्ट्रेंथ
सोसाइटी ख़त्म हो जाता है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, क्षेत्र, आर्थिक पृष्ठभूमियाँ हो, तालमेल ही नहीं बैठा पाते। ऐसा तब भी होता है जब लोग कुछ लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। दो कंडीशन है, एक तो ऐसा लगता है कि तालमेल नहीं बैठता है, और पहला कंडीशन है कि तालमेल नहीं बैठता है, तालमेल नहीं बैठता है, और दूसरा कंडीशन है कि जब उनके साथ भेदभाव किया जाता है। लोग अपने विवादों को ख़त्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके अपनाते हैं, जैसे जिसके अन्य लोग भी भय और असुरक्षा की भावना फैलाती है। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह इन विवादों को समाधान करे। देखिए, यह कहना चाह रहा है कि जब दो कॉमनल राइट आ जाना या फिर दो समूह के बीच में लड़ाई हो जाना, इसका दो रीज़न है। पहला रीज़न है कि एक तो तालमेल नहीं बैठा पाते हैं हम अपने समाज के साथ, स्ट्रेंथ खत्म हो जाता है। दूसरा है कि जब उनके साथ भेदभाव होता है तो लोग उसे हिंसात्मक तरीके से डराने, धमकाने या मारने की धमकी देते हैं। सरकार से ये अपेक्षा की जाती है कि सरकार इन पर भूमिका दे और इनको जिम्मेदारी से सरकार अपने विवादों का समाधान करे। आइए हम इस समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और ये समझें कि सरकार इन समाधान में क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। अक्सर देखा गया है कि धार्मिक जुलूस या फिर उत्सव समस्या का कारण या राइट का कारण बन जाते हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किसी रास्ते पर निकले, ये कई बार विवाद का कारण बन जाती है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस लोग उत्तेजित हो जाते हैं, तभी कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या रोकने की कोशिश करते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौके पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति ना पैदा हो, हिंसा ना भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है, तब समाधान निकल सके। देखिए, जब आप IAS बन जाएंगे या फिर इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकता है कि मान लीजिए एक ही दिन मुहर्रम और रामनवमी का जुलूस पड़ गया और पूछा भी गया है, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे में आपको कहना होगा कि सर, मैं शीघ्र ही एक मीटिंग बैठाऊंगी और बैठाऊंगा या बैठाऊंगी, जिनमें मैं तो सबसे पहले कोशिश करूंगी कि आप डे को डिफरेंस कर दें। डे डिफरेंस नहीं होगा तो टाइम डिफरेंस हो सकता है, इतना तो कर ही सकते हैं। टाइम डिफरेंस हो और सिक्योरिटी हाइड कर दूंगी और दोनों को रूट अलग कर दूंगी। और एक जिम्मेदारी के तौर पर एक साइन करवा लूँगी कि अगर आपके जुलूस में कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। और मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपनी प्रशासनिक तौर पर, प्रशासनिक सेवा में रहकर हम इन जुलूस को शांति प्रिय पूर्ण तरीके से निपटारा कर दिया जाए। नदियाँ कई बार विवाद का कारण बन जाती है। जी, आप बताएंगे कि नदियाँ का विवाद जो है, ये PT का भी क्वेश्चन है, मेंस का भी क्वेश्चन। नदियाँ का विवाद जो है, जैसे कुछ नदियाँ अधिक राज्यों से होकर बहती है, जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच नदी का पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी का, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट ऑफ PT, पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है PT के तौर पे, पॉइंट ऑफ PT। ये कावेरी नदी वाला मामला जो है, ये पूछा भी गया है कितना बार। PT पॉइंट ऑफ व्यू से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी का मामला जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, पानी को लेकर चल रहा है। विवाद के बारे में सुना होगा। कर्नाटक और कृष्ण सागर बांध, जो भरा हुआ पानी है, कई जिलों में सिंचाई का काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की पूरी होती है। तमिलनाडु के मैटूर बांध में भरे हुए इस नदी, तमिलनाडु और कर्नाटक कावेरी नदी मामला मेंस में भी पूछा गया था एक बार। तमिलनाडु के मैटूर बांध में भरे हुए इसी नदी को पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। यही है कावेरी नदी। पिछले 3 सालों से दो राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा रहने के बावजूद कावेरी शांत भाव से बहती रहती है। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्ण राजा सागर बांध, ये बांध और ये निपटारा को आप, ये केस को आप पढ़ेंगे, कावेरी और कर्नाटक वाला केस इम्पोर्टेंट है। कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु के मैटूर बांध
मैटूर बांध नदी के निचले छोर पर है। मैटूर बांध में पानी तभी तक भरा जा सकता है जब कृष्ण सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरतों के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि कहीं मिल पाता है। इससे विवाद उत्पन्न होता है जब राष्ट्र सरकार को कदम उठाना पड़ता है तब, ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का ही सही बंटवारा हो पाए। समान एवं न्याय, समानता एवं न्याय। राइट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस, यह हमारे प्रियम्बल में भी है। समानता एवं न्याय लोकतांत्रिक सरकार के कुछ मुख्य विचार में से एक है। उनके न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध रहना, मतलब सिक्योर्ड रहना, प्रॉमिस्ड रहना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। न्याय और समानता एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक ही सिरे को जोड़ती है। अपृष्टता यानी छुआ, अपृष्टता अनटचेबिलिटी। आप हमें बताएंगे कि अनटचेबिलिटी किस अनुच्छेद में आता है? अपृष्टता अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत की प्रथा अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। पहले हालत यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक की आज़ादी नहीं दिया जाता था। ये बिल्कुल अफ्रीका का केस हमारे देश में भी पहले था, बिल्कुल सेम अफ्रीका केस। बस फ़र्क इतना था कि वहाँ ब्लैक एंड वाइट था, यहाँ छुआछूत की बीमारी थी, जो कि आपको SC ST के ऊपर किया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर जी इनके बारे में आपने पहले पढ़ा, और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमान्य है। न्याय तभी प्राप्त हो सकती है जब सभी लोगों को साथ बराबरी का व्यवहार करे। सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरतों को पहचानती है, उन समूह के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जाते। जैसे हमारे समाज में ये आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों को देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब यह है कि समाज लड़कियों को उतना ही महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत एवं न्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए कई सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण स्वरूप सरकारी कॉलेज में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने की प्रावधान किया गया है। देखिए समानता, ये समानता और न्याय हमारी ये कहना चाह रहा है कि हर आदमी को समानता से, चाहे इक्वालिटी पे रखा जाए और उन्हें इंसाफ दिया जाए। जिनमें कि SC ST के बारे में आपने पढ़ा, SC ST को तो न्याय मिल ही चुका है, मोस्टली उनके रिजर्व कर दी गई है। लेकिन अभी जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है वो लड़की और लड़का का जेंडर इक्वालिटी है। जेंडर इक्वालिटी चाहे वो सेक्स रेशियो से हो या फिर महिलाओं की भागीदारी हो। अगर हम संसद में महिलाओं की भागीदारी तो मात्र 3% है, जिन्हें बढ़ाने के लिए कई तो कदम उठाए गए, और सरकार की मदद कर लगातार ये कोशिश करी कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, महिलाओं की फ़ीस कम कर दी जाए, महिलाओं की फ़ीस या तो नहीं रखी जाए। आइए हम इनके अभ्यास क्वेश्चन आंसर को देख लें। आज दक्षिण अमेरिका में माया का जीवन कैसा होगा? आज के परिप्रेक्ष्य में दक्षिण अफ्रीका में माया का जीवन कैसा होगा, इन्हें आप 30 शब्दों में लिख सकते हैं। किन विभिन्न तरीकों से लोग सरकार की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं? ये हमने अगर आप क्लास में जिंदा हैं, अगर आपने सुना है, पढ़ा है, तो आप ज़रूर बता देंगे। विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार की ज़रूरतें क्यों पड़ती है, ये भी आपको अभी हमने पढ़ाया। सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है? पाठ को एक बार पढ़कर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों की सूची बनाइए। उदाहरण में सही बराबर है, ये नहीं, ये छोड़ दीजिए, ये ज़रूरी नहीं। ये 4 जो है क्वेश्चन आप 30 शब्दों में लिख सकते हैं। इससे आपको मेंस का इंटरव्यू स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और लिखने की शक्ति भी बढ़ जाएगी। थैंक यू। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए IAS फाउंडेशन, और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आपके नोटिफिकेशन और होम स्क्रीन पर आता रहे। जय हिंद।